बेटा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 72 में ये पढ़ा कि जब दो बॉडीज कांस्टेंट मोशन में हैं तो एक बॉडी के एक्सेलरेशन को दूसरे बॉडी के एक्सेलरेशन के टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस किया जाए। अब इस क्वेश्चन में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि जब तीन बॉडीज कांस्टेंट मोशन में हैं तो तीनों के एक्सेलरेशन में रिलेशन कैसे निकाला जाए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मतलब मज़ेदार सा कॉन्सेप्ट है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि इसके एक एक स्टेप को आराम आराम से समझो और इस पर एक छोटा सा नोट ज़रूर बनाओ। चलो अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 1.16 द बॉडीज हैव मासेज m0 m1 m2। ठीक है, द फ्रिक्शन इज एब्सेंट, वेरी गुड। The masses of pulleys and the threads are negligible as usual, है ना। Find the acceleration of body m1, look into possible cases। हमको क्या करना है, हमको बॉडी m1 का एक्सेलरेशन निकालना है। तो जैसा कि हमने ये कहा था कि हमारे पास इस क्वेश्चन में तीन बॉडीज हैं जो कांस्टेंट मोशन में हैं। वो कौन कौन से हैं? एक ये है, एक ये है, एक ये है, जो कि स्पष्ट है पिक्चर से ही। हमें सबसे पहले इन तीनों के एक्सेलरेशन में एक रिलेशन निकालने का, है ना, कोशिश करना चाहिए। देखिए कैसे करते हैं हम लोग। मान लो कि इस m1 का एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में a1 और इसका है a2। ठीक है, अब ये पूरा सिस्टम जो है जब नीचे जाएगा तो अब इसलिए आगे की तरफ मूव करेगा। तो चलो मान लो कि इसका एक्सेलरेशन है a0 और बेटा ये जो स्ट्रिंग है उसको हम मासलेस लेते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो एक्सेलरेशन इसका है वही एक्सेलरेशन पुली का भी होगा। तो पुली इस डायरेक्शन में a0 के एक्सेलरेशन से गिरना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब हमको ये बताओ कि अगर मैं पहले बॉडी का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू पुली निकालने जाऊं तो आपने तो ये फार्मूला पढ़ा है, ये फार्मूला आपने आराम से पढ़ा है। ठीक है, इसी तरीके से आप दूसरे बॉडी का पुली के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन ऐसे आप निकाल ले जाओगे। आसान है बिल्कुल दोनों। अब यहीं पे आपसे गलती होने का चांस है जो मैं अभी करने जा रहा हूं। ये क्या है? ये है एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी 1 विथ रिस्पेक्ट टू पुली और इसी तरीके से ये है एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी 2 विथ रिस्पेक्ट टू पुली। तो इसको प्रॉपर समझने के लिए मैंने ना यहाँ बना दिया पुली। देखिए यहाँ बना देता हूँ पुली, केवल पुली, और इससे जो अटैच्ड है ये स्ट्रिंग और करस्पॉन्डिंग मासेस, ये हमने ऐसे दिखा दिया। विथ रिस्पेक्ट टू पुली का मतलब ये है कि मैंने पुली को अपना फ्रेम मान लिया है, मैं यहाँ पर बैठ जा रहा हूँ। ठीक, जब बैठ जाऊँगा तो मैं ये जानता हूँ कि ये जो स्ट्रिंग है इसका तो लेंथ फिक्स्ड है और ये इनएक्सटेंसिबल है। दूसरा, ये हमेशा टाइट रहता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके रिस्पेक्ट में इसका अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। अब दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होगा? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। इट मीन्स कि मैं ऐसे लिखूं a1p इक्वल्स टू माइनस a2p। कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने इधर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो इधर के डायरेक्शन को ऑटोमेटिकली नेगेटिव लूंगा, है कि नहीं? अच्छा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब मैं इसको इधर कर दूं तो मेरे लिए बन जाएगा a1p प्लस a2p इक्वल्स टू 0। और बेटा a1p और a2p आप निकाल चुके हो यहाँ पर। जब यहाँ वैल्यू रखोगे तो देखो कितना बनता है तुम्हारा। ये हो जाएगा a1 माइनस a p, है ना, ये इसकी वैल्यू रख दिया मैंने, और ये हो गया a2 माइनस a p एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। और इस हिसाब से बना a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 2ap। ap क्या है? पुली का एक्सेलरेशन, और पुली का एक्सेलरेशन मतलब a0। तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ थोड़ी देर मतलब समझने के लिए। ये देखिए, तो यहाँ मेरे पास एक बहुत ही प्यारा सा रिलेशन बन गया। ये देखिए ये बन गया ऐसे। नोट करो, तुम इसको अपने डायरी में नोट कर लो, वो अलग बात है, लेकिन अप्रोच पकड़ो पहले ना, अप्रोच और बेसिक जो लॉजिक है इसको डिराइव करने में
उसको थोड़ा ध्यान में रखो। तो चलो, हमारा ये काम तो हो गया। अब हम आते हैं अपने मेन प्रॉब्लम पर, जहां पर हमें m1 का एक्सप्रेशन निकालना है। तो अब हम दोबारा से इसको देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब मान लो कि इसमें टेंशन है T, तो ऑब्वियसली इसमें भी टेंशन T होगा, क्योंकि स्ट्रिंग कैसा है, मासलेस है। और ये पुली कैसा है, वो भी मासलेस है। इसका मतलब है कि यहाँ पे टेंशन 2T हो जाएगा, और ये स्ट्रिंग भी मासलेस है, तो यहाँ पे टेंशन 2T हो जाएगा। क्या मैं m1, m2 और m0 का इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकता हूँ बहुत आसानी से? तो चलिए मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखता हूँ। चलिए, इक्वेशन ऑफ मोशन m1 का लिखेंगे आप, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम के लिए m1g नीचे की तरफ एक्ट करेगा, m1g माइनस टी इक्वल्स टू m1a1 लेंगे आप। अब आप कहोगे कि ऐसे कैसे ले रहे हैं? तो हमने, है ना, हमने ऐसे एज्यूम कर लिया था। अभी शुरू में आपने देखा था कि सबका मैंने एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एज्यूम कर लिया था ना, तो उस हिसाब से मैंने इसको लिख दिया। दूसरे का क्या लिखोगे? दूसरे का भी ऐसे ही लिखोगे, ये टी इक्वल्स टू, ये तुम्हारा हो जाएगा m2। ठीक, इसका भी तुम लिख दो। इसमें तो केवल एक ही फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और वो है 2t के बराबर। तो बड़ा आसानी से हो जाएगा 2t इज इक्वल टू m0 a0। तो पहला इक्वेशन बन गया, दूसरा इक्वेशन बन गया, तीसरा इक्वेशन बन गया, और हमने अभी शुरू में ही एक चौथा इक्वेशन डिराइव कर रखा था, वो था a1 प्लस a2 इक्वल्स टू 2a0, सॉरी हाँ 2a0 था। ठीक है, अब बताइए आपके पास कितने इक्वेशंस बन गए? आपके पास बने 4 इक्वेशंस। आपके पास कितने वेरिएबल्स हैं? आपके पास है टेंशन, आपके पास है a0, आपके पास है a1, आपके पास है a2। 4 वेरिएबल हैं, 4 इक्वेशन हैं, तो मैथमेटिकली ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक, मतलब आगे हमको अब नया कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिकली इसको अब सॉल्व करने की जरूरत है। ठीक, तो एक काम करते हैं, हम काम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं। देखिए, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा इधर m1 प्लस m2 इंटू जी, मतलब जी हमने कॉमन ले लिया, और ये माइनस 2t हो जाएगा, ये माइनस 2t हो जाएगा, है ना, इक्वल्स टू इधर हो जाएगा m1a1 प्लस m2a2, और 2t बटा हमारे पास पहले से ही दिया हुआ है ये m0 a0। तो मैं फिर से इसको अगर ऐड करूं तो m1 प्लस m2 इंटू जी, और ये कट गया, इधर हो गया हमारे पास m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m0 a0। अच्छा, अब देखो, हमको तो a1 निकालना है, तो किसी तरीके से हमको a2 और a0 को एलिमिनेट करना होगा। तो एक तो मेरे पास साफ साफ दिख रहा है कि मैं यहाँ से a0 की वैल्यू रख दूँ। तो a0 की वैल्यू जब रखूँगा तो मैं एक काम करूँ, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। देखिए क्यों, अभी आपको समझ में आ जाएगा, है ना। 2 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखिए, ये आपका हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है, ये m0 इंटू 2a0, और 2a0 को लिख दोगे a1 प्लस a2। देखो, हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं, क्योंकि धीरे करेंगे तो कैलकुलेशन मेरा हमेशा गलत हो जाता है। अच्छा देखो, इसको सिंपल करोगे तो ये जाएगा 2m1 प्लस m0 a1, ये तो बहुत आसान हो गया, प्लस ये देखिए 2m2 प्लस m0 इंटू a2। अब जरा सोचो कि मेरे पास एक इक्वेशन बन गया a1 और a2 में, a0 एलिमिनेट हो गया। एक और इक्वेशन बना दूं मैं, एक और इक्वेशन बना दूं मैं a1 और a2 में, और सॉल्व कर दूं इसको। तो एक और इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा ताकि t हट जाए, फटाफट से निकल गया। तो चलिए, मैंने इसको अगली बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। अच्छा देखो, जगह नहीं है तो मुझे अब दूसरे पेज पे जाना पड़ेगा, इसके लिए तैयार रहो। घटाया बेटा इसमें मैंने, तो घटाया तो मेरा बन गया ये m1 माइनस m2 g, और इधर टी कट गया है, एक बार चेक कर लूँ, हाँ टी कट गया है, इधर हो गया m1 a1, ये m1 a1 माइनस m2 a2। देख लो भाई, हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। अच्छा, उसके बाद दूसरा क्या था, 2m, ठीक ठीक है, ये देखिए दूसरा था मेरे पास 2m1 प्लस m2 इंटू जी इक्वल्स टू 2
m1 प्लस m0 a1 प्लस 2 m2 प्लस m0 a2, है ना। बहुत अच्छा। अब क्या करोगे, अब तुम सिंपली a2 को एलिमिनेट करना चाहोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए इस वाले को मल्टीप्लाई करोगे, किससे, इस वाले से, 2m2 प्लस m0। और इतना ही से पेट नहीं भरेगा, इस m2 से इसको भी मल्टीप्लाई करोगे। और उसके बाद क्या करोगे, देखो यहाँ पर a2 का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, फट से जोड़ दोगे, आंसर निकल जाएगा। तो जोड़ दिया मैंने यहाँ पर, देखो ये आ गया मेरा 2m2 प्लस m0 मल्टीप्लाइड बाई m1 माइनस m2 प्लस यहाँ 2m2 ब्रैकेट में m1 प्लस m2, और ये सबको आप ब्रैकेट में करो, इधर करो g, और यहाँ पर m1 ब्रैकेट में 2m2 प्लस m0, है ना, m0 प्लस m2 ब्रैकेट में 2m1 प्लस m0, और ये पूरा का पूरा जो है a1 ना से मल्टीप्लाई है। इस तरीके से मेरे पास जो a1 है वो आ गया 2m2 प्लस m0, है ना, ब्रैकेट में m1 माइनस m2 प्लस 2m2 m1 प्लस m2। बहुत अच्छा, इन सबको घेरो, थोड़ा सा भाग ना जाए। ये हो गया जी। नीचे देखो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे मारो गोली कितना होता है, हम चुपचाप से लिख दे रहे हैं। बाकी अगला जो है सिंप्लीफिकेशन आपके जिम्मे है, हमारे लिए बस इतना ही काम था, है ना। इतना देखो तुम्हारा ये निकल गया। अब कहता है लुक इनटू द पॉसिबल केसेस। तो सिंपल सी बात है, सब कुछ डिपेंड करेगा इस पर, है ना। अब अगर ये है कि ये नेगेटिव हो सकता है, m2 अगर बहुत बड़ा हो जाए, इतना बड़ा हो जाए कि ये वाला पूरा फैक्टर नेगेटिव हो जाए और इससे न्यूमेरिकली बड़ा हो जाए, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो डायरेक्शन हमने a1 का एज्यूम किया था, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। और जब तक ये पॉजिटिव है तब तक तो हमारे पास आ ही चुका है ये आंसर।